नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलिए हम लोग पॉलिटी में कंटिन्यू करते हुए आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं, इसे ना आपके भाग 4 में रखा गया है। ठीक, तो अगर हम पहले से बात करें भाग 4 में, भाग 1 में था आपका 1 से 4 तक आर्टिकल थे भाग 1 में। भाग 2 में आपके 5 से लेकर 11 तक थे, जिसे हम लोग नागरिकता में पढ़ते हैं। और भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं, जिसको हमने पढ़ा था आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, या पढ़ेंगे आगे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में रखा गया है। ठीक, तो ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसमें कहा गया है। ठीक, चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं इनको। यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग बात करें, देखो मौलिक अधिकार एक थे, और देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है सर वेनेगल राव। आप लोग इनको संवैधानिक सलाहकार के रूप में ये काम कर रहे थे जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था। तो इन्होंने दो शब्दों की बातें कही, मौलिक अधिकार भाग 1 और मौलिक अधिकार भाग 2। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए क्या हुआ था, जब हमारे यहाँ दो चीज़ें, एक मौलिक अधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। देखिए, अगर हमारे जैसे आपके मौलिक अधिकार बहुत सारे हैं, आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है। एक आप ले लो, मैं एक एग्जांपल समझाऊँ अगर आपको, तो आर्टिकल 17 में बोला गया है अनटचेबिलिटी। ठीक, मतलब छुआछूत का अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो उसमें कहा गया है कि अगर जितनी भी आपकी सरकारी जगह हैं, ठीक, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर अगर किसी ने भी ऐसे व्यवहार किया कि नहीं मुझसे दूर रहो, मुझे नहीं छूना है, जैसे कि मान लो आप मंदिर, ठीक, मंदिर पब्लिक प्लेस है, कोई भी जा सकता है वहाँ पर। अगर मान लो वहाँ पे पंडित बोले कि नहीं नहीं दूर रहो, यहाँ पे आप मूर्ति नहीं छू सकते हो, और ये वो ऐसा कुछ भी बोलता है अगर, तो वहाँ पर उस वक्त कोई भी इंसान कोर्ट में जा सकता है सीधे सीधे। ठीक, अगर वो हाई कोर्ट जाएगा तो आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है, और आर्टिकल 32 के तहत वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो, ठीक, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक में दे रखा है। अब मान लो 36 से लेकर 51 में क्या है, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन दोनों में सेम जैसी बातें हैं, मतलब पब्लिक वेलफेयर की, पब्लिक की जो आपकी पब्लिक है ना, उसकी अच्छी अच्छी बातें, मतलब उसका हमें सब कुछ सुधार करना है, उसमें उनका अच्छा जीवन बनाना है, उनके लिए एक बहुत अच्छा एक देश ऐसा बनाना जो बहुत अच्छा हो उनके लिए। ठीक, लेकिन हम लोग मौलिक अधिकारों के लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए नहीं जा सकते हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो क्या है कि इन्होंने बोला, जो सर वेनेगल राव थे, BN राव जी थे, इन्होंने क्या कहा कि जो मौलिक अधिकार हैं जिनके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, वो तो उन्होंने बोला कि मौलिक अधिकार भाग 1 में रखो, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आज बन गया है, जिनके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते ना, उनको उन्होंने बोला कि मौलिक अधिकार भाग 2 में रखो। ठीक, तो ये सवाल पूछा जाएगा यहाँ से कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पहले क्या नाम रखा गया था वेनेगल राव जी के द्वारा, BN राव जी के द्वारा, तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार भाग 2 नाम रखा गया था। ठीक, अब क्या हुआ, लेकिन बाद में ये मौलिक अधिकार भाग 2 नाम नहीं रखा गया, क्या कर दिया गया, इसको बदल करके राज्य के नीति निर्देशक तत्व का नाम दे दिया गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं, इसके उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स थे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक, आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनकी क्या था कि एक अच्छा, मतलब एक बहुत अच्छे समाज की स्थापना करना। ठीक, और दूसरा आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, मतलब आर्थिक मतलब पैसों के मामले में भी सब एक समृद्ध हो और समाज में सबको इक्वालिटी मिले, समानता मिले। ठीक, इन सब की ऐसी कल्पना की थी हमारे संवैधानिक सलाहकारों ने। उस समय जब जो संवैधानिक मेकर्स थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ना उस टाइम के, उन लोगों ने एक बहुत अलग चीज़ सोची थी कि मतलब समाज में सब एक इक्वल टाइप में होंगे। लेकिन क्या आज ऐसा है? खुद से सवाल पूछो। जब कल को आप लोग गवर्नमेंट जॉब ले लोगे, आपको लगता है कि आप खुद समानता रखोगे? आपको लगता है कि आप दूसरों को इज्जत दे पाओगे? आपको लगता है जिसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी होगी आप उसको अपने इक्वल मान पाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं, और कोई मानता भी नहीं है। ठीक, जैसे किसी की सरकारी नौकरी लगती है उसको लगता है कि हम भगवान बन गए हैं। ठीक, बट आगे छोड़ो, आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या हुआ, विचारधाराएं। यहाँ पर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे ना, उनको 3 विचारधाराओं पे बनाया गया था। कौन कौन सी 3 विचारधाराएं थी? एक आपकी गांधीवादी विचारधारा, दूसरा समाजवादी विचारधारा, और तीसरा उदारवादी विचारधारा। यहाँ से भी सीधे सीधे सवाल आएगा आपको, ठीक, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सी एक विचारधारा DPSP में नहीं है। ठीक, तो आपको जवाब देना है
तीन तो होगी आपकी, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा उसे आप गलत कर देंगे, ठीक, उसी को आप टिक करेंगे, वही नहीं दे रखी होगी। अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं। वादी का मतलब होता है यहाँ पर विचारधारा, गांधी की विचारधाराओं को भी इसमें डाला गया, समाज की विचारधाराओं को भी डाला गया, उदारवादी विचारधाराओं को भी डाला गया। अब देखो गांधी वाली आपको देखने को मिलेगा, जैसे आर्टिकल 40 कहता है कि पंचायतों की व्यवस्था के बारे में गांधी जी चाहते थे कि पंचायत, जैसे मान लो अभी सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक। तो उस समय पर जब गांधी जी देश आज़ाद हुआ था ना, तो गांधी चाहते कि सारी शक्तियाँ हैं ना वो गांव को दी जानी चाहिए, ठीक। गांव अगर ताकतवर बन गया ना तो पूरा देश डेवलप हो जाएगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो उनकी जो विचारधारा है ना उनको भी इसमें रखा गया है, समाज की विचारधारा को भी रखा गया, उदारवादी विचारधारा को भी रखा गया। इन तीनों विचारधाराओं को मिलाकर राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाए गए, जो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, भाग 4 पहले बता चुका हूँ, आर्टिकल 36 से 51 ये भी बता दिया आपको, ठीक। अब शुरुआत करते हैं एक एक आर्टिकल की, ठीक। आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 कहता है राज्य की स्थापना के बारे में, राज्य की परिभाषा के बारे में, ठीक। हमने लोगों ने आर्टिकल 1 में भी यही पढ़ा था, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 1 भी कहता है राज्य की परिभाषा और आर्टिकल 36 भी यही कहता है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं, ठीक। अब इसमें ना राज्य की परिभाषा, इसका मतलब थोड़ा सा अलग हो गया। वो जो आर्टिकल 1 में राज्य था उसका मतलब था कि बस एक देश, एक अच्छा एक देश का निर्माण करना, लेकिन यहाँ पे जो देश का निर्माण करना है ना उसका मतलब है कि एक यूनिक देश, मतलब जहाँ पे सामाजिक रूप से लोग इक्वल हों, जहाँ पर आर्थिक रूप से सब समृद्ध हों, जहाँ पर हर तरीके से एक खुशहाल एक इंडिया, मतलब एक भारत कोई देखे ना, इतनी विविधताओं भरा देश है अपना भारत, इसके बावजूद भी ना कि एक इंडिया एक अलग ही हो, मतलब इसमें। लेकिन बात वही है, जो आर्टिकल 1 में दे रखा है वही आर्टिकल 36 में दे रखा है, बट यहाँ पे इनका थोड़ा सा मीनिंग अलग हो जाता है। तो आर्टिकल 36 कहता है राज्य की परिभाषा के बारे में और आर्टिकल 37 कहता है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मैंने पहले ही बताया, मौलिक अधिकारों के लिए आप न्यायालय में जा सकते हो, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो, आप शिकायत नहीं कर सकते हो, ठीक। अच्छा, तो 36 37 आप लोग एक साथ याद रखना, आप लोग कोशिश करना मेरे साथ साथ यहीं पे याद करने की, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 38 की बात करें। आर्टिकल 38 कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे ना हम लोग दो हमने एक साथ पढ़ लिए थे, 36 और 37। 36 क्या था? राज्य की परिभाषा। 37 क्या था? कि न्यायालय में परिवर्तन नहीं, हम न्यायालय नहीं जा सकते इसके लिए। अब देखते हैं 38, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। समाज में सब इक्वल रहें, आर्थिक रूप से सब समृद्ध हों और सबको राजनीतिक न्याय मिले, सबको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या था? राजनीतिक तौर पर भी सारे लोग बराबर हों, सबको न्याय मिले, इस तरीके से था। तो हमारा आर्टिकल कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये आर्टिकल 38 हो गया। अगला है आर्टिकल 39, संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य, समान वेतन, ठीक। संसाधनों का उचित वितरण करने के लिए 39 में बोला गया। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक के पास हो गया हो। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो भूमि सुधार के बारे में, तो भूमि सुधार में सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए थे। उस टाइम पर क्या किया सरकार ने कि जिनके पास हद से ज़्यादा ज़मीनें थीं, और कोई ऐसे लोग थे कई सारे जिनके पास ज़मीन थी ही नहीं, एक के पास 70%, मतलब 10% पब्लिक के पास 70% ज़मीन थी, और बाकी की जो लोग हैं ना 90% उनके पास ज़मीन थी ही नहीं। तो मतलब इस तरीके से क्या था, सरकार ने उस समय एक कदम उठाया था कि जो बहुत बड़े बड़े ज़मीनदार लोग हैं ना, उनकी ज़मीनें लेकर के उन लोगों में वितरित की थी, किनमें? जिनके पास ज़मीन थी ही नहीं, ठीक। तो इस तरीके के कदम, मतलब संसाधन ऐसा ना हो कि एक ही के पास रह जाए। संसाधनों का कैसा वितरण होना चाहिए? उचित वितरण होना चाहिए, उचित तरीके से सबको मिलना चाहिए संसाधन, ठीक। समान कार्य, समान वेतन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरुषों को उसी कार्य के लिए मेल को ज़्यादा सैलरी और फीमेल को कम सैलरी मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलेगा आर्टिकल 39 में। और 39A इसे जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ध्यान से पढ़ लेना, आपका अनुच्छेद 39A जो है ना, उसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया समान अवसर के आधार पर न्याय देना, ठीक। समान अवसर के आधार पर न्याय देना, सबको इक्वली। इसी के तहत जो 39 से जोड़ा गया ना, इसमें क्या जोड़ा गया था? आरक्षण वाली भावना है। आरक्षण को जो जोड़ा गया था ना, वो इसी के तहत जोड़ा गया था, क्योंकि भाई सबको न्याय नहीं मिल पा रहा था। अगर देखा जाए तो न्याय नहीं मिल रहा था। तो आप लोगों ने देखा है, जैसे आप SC ST की बात कर लोगे तो उनके पास अलग से पार्स हैं, ठीक। तो आरक्षण की जो सुविधाएं दी गई थी ना, वो इसी को लेकर, इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए दी गई थी। तो इन तीनों को आपको एक साथ याद करना है, 38, 39 और 39 से। 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ पर न्याय की बात चल रही है। फिर कैसा? संसाधनों का उचित वितरण। 39 में कहा गया संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य, समान वेतन। 39A में क्या कहा गया है? कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना। अब देखिए आर्टिकल 40,
इसको आप अलग ही रखें। आर्टिकल 40 पंचायत के बारे में बोला गया है, पंचायत के बारे में। ये गांधीवादी विचारधारा समझिए। पंचायत के बारे में उन्होंने बोला था कि पंचायतों के पास सारी शक्ति होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना होकर के जो विलेज में जो भी सरकार बनती है, जैसे प्रधान बनते हैं या ब्लॉक लेवल पे जो भी सरकार होती है, उसके पास सारी शक्तियाँ होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। तो पंचायत को लेकर के इसमें डाला गया है काफ़ी सारी चीज़ें। पंचायत का सुधार हुआ था, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो सुधार किए गए थे। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशा में काम। अब देखो, आप लोग 41 और आपका 42 और आपका 43, इनको एक साथ याद करना है। 40 को अलग कर दो, 41, 42, 43 एक साथ याद करेंगे। देखो कैसे याद करते हैं। देखो यहाँ पे आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशा में काम। भाई कुछ दशा में काम मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो कहीं बेरोज़गारी है, भुखमरी है, बुढ़ापा है और किसी घर में कोई भी नहीं है, मतलब कुछ बहुत बुरी सिचुएशंस हैं, तो कुछ बुरी दशाओं में, कुछ दशाओं में क्या करना है? काम मिलना चाहिए, ठीक। तो कुछ दशाओं में काम बोला गया आर्टिकल 41 में। लेकिन 42 क्या कहता है? 42 कहता है, अब देखो मान लो आपको काम मिल गया, अब याद कैसे करना है? आर्टिकल 41 में काम मिल गया आपको, 42 आप काम कैसी जगह करने जाओगे? किसी भी जगह पे चले जाओगे, एक अच्छी जगह होनी चाहिए ना। तो इसमें क्या गया 42 में? कार्य न्याय संगत होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं कि तुमको जाके ना बिठा दिया हमने बारूद वाली फैक्ट्री में, लो बनाओ बारूद, लो बनाओ बम, नहीं। कार्य न्याय संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं तुमको खड़ा कर दिया, हमारे यहाँ अफीम गांजा ये सब बैन है, तो तुमको बोल दिया नहीं चलो आप हमारे खेत में ये सब करो चल के, ठीक। एक न्याय संगत कार्य और मानवीय दशा होनी चाहिए। मानवीय दशा मतलब ये नहीं कि कहीं पे मच्छर कीड़े वगैरह बहुत गंदगी फैली वहाँ पे आपने काम पे लगा दिया, नहीं। एक हाइजीनिक प्लेस होना चाहिए, साफ़ सुथरा प्लेस होना चाहिए जहाँ पर इंसान अच्छे से काम कर सके, ऐसा काम, ऐसी जगह होनी चाहिए। तो देखो 41 में हमें कुछ दशा में काम मिला, काम के लिए जगह भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। अब 42 में आप आ जाओ तो काम करो, कैसी जगह जाओगे? एक मानवीय दशा होनी चाहिए और एक कार्य न्याय संगत होना चाहिए, जहाँ पे आप कार्य करने जा रहे हो वो न्याय संगत हो। तो 42 याद हो गया। 43 में अब निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए, एक अमाउंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पूरे दिन काम कराया और शाम को ना आपको 10 रुपये पकड़ा दिए, 5 रुपये पकड़ा दिए, जाओ तुम्हारी मजदूरी हो गई, नहीं। निर्वाह मजदूरी आपने देखा हो, मिनिमम वेजेस एक्ट हैं, लेबर एक्ट्स हैं, ठीक। इसीलिए सरकार ने बनाए कि भाई हमें ध्यान में रखना है। आज के टाइम पे आप देखो शायद 300 साढ़े 300 रुपये पर डे की मजदूरी चलती है और टाइमिंग होती है 8 से या 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, ऐसे कुछ टाइमिंग होती है, ठीक। 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है उनको। तो इस तरीके से सब सरकार ने नियम बनाए हुए हैं। तो ये क्या है? अब निर्वाह मजदूरी, देखो कुछ दशा में काम 41, 42 में काम मिल गया आपको, तो 42 में आप क्या करोगे? कैसा होना चाहिए? कार्य न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशा होनी चाहिए। 43 क्या है? वो निर्वाह मजदूरी मिले हमें, ठीक, एक अच्छी मजदूरी। लेकिन अगर मान लो कुछ अच्छा काम नहीं दिला पाती है सरकार, तो कम से कम मान लो ऐसा है बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी फैल गई, जैसे आज कोरोना का टाइम ले लो आप लोग, मान लो कल को ऐसा हो जाए कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएँ, तो किसी को रोज़गारी ना हो, तो ये कहा गया है 43 में कि कम से कम सरकार कुटीर उद्योगों में तो रोज़गार दे सके। कुटीर उद्योग मतलब जो घरों में काम छोटे मोटे चलते हैं, बुनाई वगैरह और ये सब छोटे मोटे जो काम होते हैं, कम से कम उनमें तो सरकार रोज़गार दिला सके, ठीक। तो ये 43 में बोला गया, शायद आपको याद हो गए होंगे। 41 कुछ दशा में काम, 42 कार्य न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशा होनी चाहिए। 43 आपका क्या कहा गया? निर्वाह मजदूरी मिले, कुटीर उद्योग तो कम से कम हो। 44 ये देखो, इसको याद करो, समान आचार संहिता। 4 दोनों समान है ना, इसको कैसे याद करना है? 4 दोनों एक जैसे समान है ना, तो समान आचार संहिता, अनुच्छेद 44 समान आचार संहिता, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमको कैसे याद करना है? अब आर्टिकल 45 पे आ गए। आर्टिकल 45 में देखो क्या कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं ना, उनकी शिक्षा वगैरह पे हमें ध्यान देना है, ठीक। 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं ना, उनकी शिक्षा और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें ध्यान देना है, ठीक। तो ये इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002। इसमें मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बहुत। क्या था? अनुच्छेद 45 जो है ना आपका, यहाँ पे पहले जो इस समय लिखा हुआ है ना 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, यहाँ पे पहले ये नहीं था। यहाँ पर पहले दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष से बच्चों के लिए फ्री शिक्षा वगैरह के बारे में दे रखा था, ठीक। लेकिन इसे सरकार ने बाद में क्या किया? अनुच्छेद 45 से उठाकर किस में डाल दिया? आर्टिकल 21A में डाल दिया। 21A क्यों? क्योंकि उन्हें 6 से 14 साल की बच्चों के लिए फ्री शिक्षा जो थी ना, वो मैंडेटरी बनाना था, कंपलसरी बनाना था। उसके पीछे अगर किसी बच्चे को नहीं मिल रही है ना, तो सरकार के खिलाफ कोई केस कर सकता है। मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में कि मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन हो रहा है, 21A मतलब मौलिक अधिकार, 12 से लेकर 35, 21 है तो 35 के 12 से 35 के बीच में ही आ गया ना, मतलब मौलिक अधिकार हो गया आपका। और अगर उसका हनन होता दिखता है तो आप कोर्ट में जाकर उनकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से थी। और अभी हम लोग और आगे बात करें तो लेकिन यहाँ पे भी क्या किया गया? आर्टिकल 45 से
वो डाल दिया गया। और यहाँ पे 45 में क्या रखा गया, 45 में आपका रखा गया 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, ठीक, उनकी शिक्षा वगैरह के लिए रखा गया। और इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो 46 में देखो, यहाँ पे शिक्षा वगैरह 6 वर्ष से कम आयु की बोला गया, और यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति 46वें में अनुसूचित जाति जनजाति वालों के बारे में बोल दिया गया, ठीक, इनकी शिक्षा, इनका आर्थिक हित और सामाजिक न्याय। तो 45 46 एक साथ याद करना है। अब 47 पे आते हैं। 47 में कहा गया है मद्य निषेध, पोषाहार और स्वास्थ्य के बारे में। देखो, अब मद्य निषेध मतलब शराब वगैरह बंद हो जाएगी, तो जब शराब बंद हो जाएगी तो उनका पोषाहार अच्छे से होगा ना, मान लो, तो और स्वास्थ्य, तो उनका स्वास्थ्य सुधर जाएगा, ठीक। तो मद्य निषेध, पोषाहार और स्वास्थ्य, ये किस में बोला गया, आर्टिकल 47 में बोला गया है।